वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 11वीं की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन में रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा था कि परमाणु भार क्या होता है या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। उसमें हमने आपको बताया था कि कोई तत्व कार्बन 12 के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है, उसे हम उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहते हैं। यहाँ पर हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है औसत परमाणु भार। अब यहाँ पर एक परमाणु भार ठीक था, बट यहाँ एक नया शब्द आ गया, औसत परमाणु भार। तो ये जो औसत परमाणु भार होता है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए आप ऐसे देखो, जैसे हमारे पास कोई तत्व है, ठीक है, हमारे पास कोई तत्व है, जनरली वो एक से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है, दो या दो से अधिक समस्थानिकों के रूप में पाया जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन है, उसके कई समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसी तरह से क्लोरीन है, उसके समस्थानिक होते हैं 17Cl35, 17Cl37 और भी जितने भी तत्व होते हैं वो सब किस रूप में पाए जाते हैं, समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। अब अगर एक रूप में पाए जाएं तो उसका जो परमाणु भार निकलेगा उसको हम बोलेंगे उस तत्व का परमाणु भार। मगर अब यहाँ पर तत्व एक से ज़्यादा समस्थानिकों के रूप में मिल रहे हैं तो फिर हम लोगों को एक तत्व के परमाणु भार को नहीं निकालना पड़ेगा, जबकि सभी समस्थानिकों के परमाणु भार को शामिल करते हुए उसका औसत निकालना पड़ेगा। और इस तरह से जो परमाणु भार हमको औसत निकालने के बाद प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत परमाणु भार। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ सीखी हम लोगों ने कि जितने भी तत्व होते हैं उनमें से अधिकांश तत्व ऐसे होते हैं जो कई प्रकार के समस्थानिकों के रूप में पाए जाते हैं। जब हम सभी समस्थानिकों को शामिल करते हुए उसका परमाणु भार औसत करके निकालते हैं तो उस प्रकार जो परमाणु भार हमें प्राप्त होता है या परमाणु द्रव्यमान हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान, या इसको हम क्या बोलते हैं, औसत परमाणु भार। यही परिभाषा बोर्ड पर लिखी हुई है। देखो, हमारा टॉपिक है औसत परमाणु भार या औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक वेट। क्या है डेफिनेशन? किसी तत्व का परमाणु भार उस तत्व के सभी समस्थानिकों, देखो सभी समस्थानिकों के परमाणु भार का औसत होता है, इसे औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु भार कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसका एक फॉर्मूला भी है कि हम औसत परमाणु भार निकालते कैसे हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास कोई तत्व है, उस तत्व का नाम है X, उसके दो समस्थानिक हैं, तो समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक तो एक समान होते हैं किंतु उनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो माना कोई तत्व X है, उसके दो समस्थानिक हैं जिनके द्रव्यमान A और B हैं। द्रव्यमान का मतलब है परमाणु द्रव्यमान A है और B है, या परमाणु भार A है और B है, और वो दोनों समस्थानिक जो प्रकृति में मिल रहे हैं वो m अनुपात n के अनुपात में मिल रहे हैं। मतलब अगर एक 25 है तो दूसरा 75 है परसेंट में, एक 20 है तो दूसरा 80% है, एक 15 है तो दूसरा 85% है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई तत्व X है और उसके दो समस्थानिक हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं, A है और B है, और उनकी प्रतिशतता क्या है, m अनुपात n है, या उनके अनुपात क्या है, प्रकृति में पाए जाने की अनुपात क्या है, m अनुपात n है। तो औसत परमाणु भार का सूत्र क्या होगा, पहले वाले समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान गुणा उसका प्रतिशत या उसकी अनुपात, धन दूसरे वाले समस्थानिक का परमाणु द्रव्यमान गुणा उसका प्रतिशत या उसका अनुपात बटे दोनों अनुपातों का जोड़। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या बना, A इंटू एम प्लस B इंटू एन बटे में m प्लस n। और इसको सॉल्व करने के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हमारा तत्व का क्या निकलेगा, औसत परमाणु द्रव्यमान या औसत परमाणु भार निकलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, एक सवाल मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको हम करेंगे तो आपको ये चीज़ बेहतर समझ में आएगी। देखो, हमारा क्वेश्चन है
कि क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक हैं। क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक हैं, एक का नाम है 17Cl35 और दूसरे तत्व का नाम है 17Cl37। देखो, क्लोरीन तत्व के दो समस्थानिक है। समस्थानिक मैं पढ़ा चुका हूँ, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक का डिटेल दिया है 17Cl35 और 17Cl37। ये प्रकृति में मिल रहे हैं क्रमशः 75%। ये जो 35 वाला है वो कितना परसेंट है? 75% है। और ये जो 37 वाला है वो कितने परसेंट है? 25% है। ये सवाल में दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं 17Cl35 और 17Cl37। प्रकृति में कितने मात्रा में मिल रहे हैं? 75% है Cl35 और बाकी 25% है Cl37। तो आपसे बोला गया है क्लोरीन का औसत परमाणु भार निकालो। तो आप बताओ, हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? क्लोरीन का औसत परमाणु भार, क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना हो जाएगा? पहले वाले समस्थानिक का द्रव्यमान 35 है, गुणा पहले वाले समस्थानिक का प्रतिशत 75 है, धन दूसरे वाले समस्थानिक का द्रव्यमान 37 है, गुणा दूसरे वाले समस्थानिक का प्रतिशत 25 है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, बटे में m+n मतलब 75 + 25। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 35 × 75 करेंगे और 37 + 25 करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3550 3550 बटे 100 आ जाएगा। इनको गुणा करके जोड़ लीजिएगा तो 3550 ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35.5। तो हमारा जो क्लोरीन है उसका औसत परमाणु भार कितना आएगा? 35.5। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का ये एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अब इसी तरीके के हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आप लोगों को बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक C12 और C13 है। मतलब जो कार्बन है उसका समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, 6C12 है, और दूसरा समस्थानिक है 6C13। अब बोलोगे 6 क्यों आया? कार्बन का परमाणु क्रमांक तो हमें पता है कितना होता है, 6, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, क्रमशः कितने पाए जाते हैं? 98.89% पाया जाता है ये वाला समस्थानिक, और दूसरा वाला समस्थानिक पाया जाता है 1.11%। देखो लिखा हुआ है, प्रकृति में कार्बन के दो समस्थानिक C12 और C13 क्रमशः 98.89% और 1.11% पाए जाते हैं। कार्बन का औसत परमाणु भार ज्ञात करो। तो देखो वही तरीका है, सॉल्यूशन वही है जो आपने अभी अभी सीखा है। तो कार्बन का औसत परमाणु भार कितना हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12 इंटू इसकी परसेंटेज कितनी है? 98.89। दूसरे वाले का द्रव्यमान कितना है? 13। इसकी परसेंटेज कितनी है? 1.11 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे 98.89 प्लस 1.11। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आएगा 1186.68। 1186 इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1186.68, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा, इसका आंसर आएगा 14.43 अपॉन इसको जब आप जोड़ोगे तो इसका जोड़ने पर 100 आएगा। इसको हम फर्स्ट से सॉल्व करेंगे तो 1201.11 आ जाएगा, अपॉन 100 करेंगे। फाइनली सॉल्व करने पर हमारा 12.01 AMU ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपसे बोला गया है कार्बन का औसत परमाणु भार कितना होगा, तो कार्बन का औसत परमाणु भार कितना हो जाएगा? 12.01 AMU। तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन अब मैं आपको और दे रहा हूँ, वो आप खुद से करिएगा, आंसर उसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसमें पूछा गया है कि प्रकृति में नाइट्रोजन के दो समस्थानिक हैं N14 और N15। मतलब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, द्रव्यमान संख्या है 14 और दूसरे का परमाणु क्रमांक है 7, उसका परमाणु भार है 15। लिखा हुआ है नाइट्रोजन के दो समस्थानिक N14 और N15 क्रमशः 99.63% और 0.37% पाए जाते हैं प्रकृति में। तो आपसे बोला है नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार ज्ञात करो। तो बताओ नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार क्या होगा? नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार कितना होगा? पहले वाले का द्रव्यमान गुणा उसकी परसेंटेज प्लस दूसरे वाले का द्रव्यमान गुणा उसकी परसेंटेज अपॉन दोनों के प्रतिशतों का जोड़। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा नाइट्रोजन का औसत परमाणु भार। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो अलग तरह का है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि कैसे आप लोग करते हो। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से करिएगा। आपसे बोला जा रहा है कि प्रकृति में उपलब्ध बोरॉन दो समस्थानिक होते हैं। प्रकृति में उपलब्ध बोरॉन के दो समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान दिए हैं 10.01 और 11.01। बोरॉन का परमाणु भार, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए बोरॉन का औसत परमाणु भार। बोरॉन का औसत परमाणु भार 10.81 है। तो प्राकृतिक बोरॉन में प्रत्येक समस्थानिक का प्रतिशत बताओ। तो देखो यहाँ लिखेंगे बोरॉन, इसके दो समस्थानिक हैं तो हमने लिख दिया पहला या पहले समस्थानिक के लिए द्रव्यमान कितना है? पहले समस्थानिक का द्रव्यमान कितना है? 10.01 माना। इसकी प्रतिशतता बराबर है x%, x प्रतिशत मान लिया। अब आते हैं द्वितीय समस्थानिक के लिए। द्वितीय समस्थानिक के लिए जो चीज़ें दी हुई है उसको देखो। द्वितीय समस्थानिक का हमको द्रव्यमान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 11.01 तथा इसकी प्रतिशतता कितनी हो जाएगी आप बताओ? अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 100 माइनस x%, यही होगा ना। तो अब बताओ हम क्या लिखेंगे? बोरॉन का औसत परमाणु भार आपके सवाल में दिया है, कितना है औसत परमाणु भार? 10.81 बराबर कितना हो जाएगा? पहले वाले का द्रव्यमान गुणा इसकी प्रतिशत मात्रा धन दूसरे वाले का द्रव्यमान गुणा इसकी प्रतिशत मात्रा बटे दोनों की प्रतिशतताओं का जोड़। तो ये x कट जाएगा, 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 1081 बराबर कितना हो जाएगा? 10.01x माइनस सॉरी प्लस में हो जाएगा, प्लस 1101 माइनस 11.01x, ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर, आप चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना। x बराबर कितना आ जाएगा? 20%। मतलब कहने का ये हुआ कि जो हमारा पहला समस्थानिक है उसकी प्रतिशत मात्रा हमारी कितनी सॉल्व होके आ गई? 20%। और दूसरा वाला समस्थानिक ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 दैट इज़ x बराबर कितना, सॉरी उसकी प्रतिशतता कितनी हो जाएगी? 80%।
तो हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताओ कि जो दोनों समस्थानिक हैं उनकी प्रतिशतता कितनी है। तो पहले वाले समस्थानिक की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 20% और दूसरे वाले समस्थानिक की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी 80%। तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इतना पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम परमाणु भार, जिसको हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक वेट अथवा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। हम इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हमारा जो पिछला टॉपिक था उस पर एक क्वेश्चन और है, जिसको आपको सेल्फ से सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं क्वेश्चंस को बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक है जिनकी द्रव्यमान संख्याएं 1 और 2 हैं। देखो द्रव्यमान संख्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान संख्या तो हमें ये बताती है कि उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जोड़ है, ठीक है। हमें द्रव्यमान संख्या से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये 1 और 2 जो दिया है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आप देखिए हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या 1, 2 हैं तथा जिनके परमाणु भार, तो देखो पहले वाले समस्थानिक का परमाणु भार दिया है 1.008 और दूसरे वाले का परमाणु भार दिया है 1.0143 AMU। इनकी प्रतिशत मात्रा नहीं दी है। साधारण हाइड्रोजन में या कहें तो प्रकृति में ये समस्थानिक 6400:1 के अनुपात में मौजूद हैं। तो औसत परमाणु भार निकालना है तो 1.0078 इंटू 6400 प्लस 240143 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 6400 प्लस 1। इससे सॉल्व करेंगे तो हमारा H का औसत परमाणु भार आ जाएगा। इसको आप निकाल करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उसको चेक कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राम परमाणु भार। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, 2 मिनट में आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। जब हम परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करते हैं, ग्राम में प्रदर्शित करते हैं तो इसे ग्राम एटॉमिक वेट अथवा ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। ये तो सिंपल सी परिभाषा हो गई। अब इसका जो एक इम्पोर्टेंस है वो आप ध्यान से समझिएगा। देखो एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं है, यहाँ पर है 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। अब देखो 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, तो आप तुरंत कहते हो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, इतने सारे परमाणु होते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटॉमिक वेट। अब देखो जैसे हमारे पास उदाहरण देखो, ध्यान से समझना। उदाहरण है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14, ठीक है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 14। तो अगर हम बोलें कि नाइट्रोजन का, अगर हम देखो ये तो हमें पता है कि नाइट्रोजन का परमाणु भार क्या होता है 14। अगर हम बोलें नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक वेट या कहें तो ग्राम एटॉमिक मास बराबर 14 ग्राम है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन परमाणुओं का कुल द्रव्यमान अथवा भार कितना होगा, आप बोलोगे 14 ग्राम। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर हम 1 मोल परमाणुओं का भार निकालेंगे तो जो भार निकल करके आएगा उसको हम बोलेंगे ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। और इसको हम
14 ग्राम मतलब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया होगा ये? तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आ गई होगी। अभी इस्तेमाल होगा, यूज़ करेंगे, आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। अभी जितना इसमें समझाने का पोर्शन है उतना मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अणुभार, या जिसको हम बोलते हैं आणविक द्रव्यमान, या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, या जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या चीज़ है इसको आप ऐसे समझिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक अणु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं उसका आणविक द्रव्यमान, या उसका बोलते हैं अणुभार, अणु का द्रव्यमान। आपको पता है कि अणु किससे मिलकर बना है? परमाणु से। जैसे मैं सीधा यहाँ पर उदाहरण बताता हूँ, ये चीज़ मैं अभी बाद में बता रहा हूँ। जैसे NH3 का अणुभार है, तो आप बताओ NH3 किससे मिलकर बना है? तो इसमें बोलोगे आप एक N से मिलकर बना है और 3 H से मिलकर बना है। इस N का जो देखो ये N क्या है? परमाणु। इस N का परमाणु भार कितना होता है? 14, और H का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो 14 + 3 × 1 दैट इज 17। तो NH3 का अणुभार कितना निकाल लिया? 17। देखो ये निकालना आना चाहिए, हमें यही चीज़ सीखनी है आगे। परिभाषा वगैरह तो सिंपल सी है, अभी सिखा दे रहे हैं। किसी यौगिक के एक अणु का वास्तविक भार उसका अणुभार कहलाता है। तो हम अणु का ही तो भार निकाल रहे हैं। अणु मिलके किससे बना है? परमाणुओं से, और परमाणुओं का भार हमको पता है। कहोगे सर नाइट्रोजन का 14 कैसे है? देखो ये आपको कुछ एक याद करने पड़ेंगे। आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करते चलोगे तो चीज़ें आपको याद होती जाएंगी। जैसे अब आपको भूलना नहीं चाहिए कि नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14। H का परमाणु भार कितना होता है? 1। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 का अणुभार। आप बताओ CO2 किससे मिलके बना है? तो आप बोलोगे C से और 2 ऑक्सीजन से। आप बताओ C का परमाणु भार कितना होता है? C का परमाणु भार, परमाणु क्रमांक नहीं पूछ रहा हूँ, C का परमाणु भार कितना होता है? तो आप बोलोगे 12 होता है। और O का परमाणु भार कितना होता है? 16। तो 2 × 16, तो 16 × 2 + 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 44। तो CO2 का अणुभार कितना हो जाएगा? 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है H2SO4 का अणुभार बताओ। तो आप बताओ H2SO4 किससे मिलके बना है? तो आप बोलोगे 2 H हैं, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इतनी चीज़ें हैं ना। आप बताओ, अभी अभी सीखा हमने H का कितना होता है? 1। तो 2 × 1। S का याद कर लीजिए 32 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 32। और ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी भी यूज़ किया है, 16 होता है। इन सभी को आप ऐड करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा? 98। तो हम क्या कहेंगे? H2SO4 का अणुभार कितना है? 98 है। H3PO4 चेक करो, H3PO4 3 H से मिलके बना है, 1 P से मिलके बना है और 4 ऑक्सीजन से मिलके बना है। H का कितना होता है? 1। P का होता है 31। फास्फोरस का होता है 31, याद कर लीजिएगा। और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 + 31 + 64, इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 98 ये आएगा। चेक कर लेना हो जो भी हो। तो ये क्या हो जाएगा? H3PO4 का हमारा अणुभार कितना हो जाएगा? 98। तो देखो हम अणुभार निकालना तो सीख गए कि अगर हमको कोई अणु दिया होगा और हमसे कहा जाएगा इसका अणुभार क्या होगा, तो हम बोलेंगे जितने परमाणुओं से ये मिलके बना हुआ है उन सभी के परमाणुओं का परमाणु भार जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद हमारे अणु का भार निकल आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका अणुभार। अब जब बात आती है कि अणुभार की परिभाषा लिखो, तो आप बोलोगे किसी पदार्थ के या किसी यौगिक के एक अणु का जो वास्तविक भार होता है उसको हम क्या कहते हैं? अणुभार कहते हैं। चूँकि अणुभार भी बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसको भी किसी के सापेक्ष नापते हैं, इसलिए जो निकल करके आता है उसको बोलते हैं सापेक्ष अणुभार। और जो पदार्थ हम मानक के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो परमाणु भार की तरह कार्बन 12 करते हैं। तो इसकी परिभाषा भी उसी तरह हो जाएगी जो हमने परमाणु भार की परिभाषा पढ़ी थी कि किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का भार, अभी देखो अभी एक परमाणु चल रहा था, अब क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या है जो यह दर्शाती है कि उस पदार्थ के एक अणु का भार कार्बन 12 के एक परमाणु भार के 1/12 से कितने गुना भारी है। ये 1/12 क्यों किया, कार्बन 12 क्यों लिया, ये मैंने आपको परमाणु भार में सिखाया हुआ है। वहाँ से आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा तो आपको अणुभार का वो बात पता चल जाएगी जो लिखने वाली बात होती है कि अणुभार क्या होता है। तो आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिख सकते हो, बट
डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी अणु का अणुभार हमको निकालना आना चाहिए। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं CH3COOH, नाम आपको पता होगा, पहले तो आप इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और दूसरा इसका अणुभार कितना होता है वो भी आप बताइएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये, एक और हम क्वेश्चन दे रहे हैं NaOH, इसका नाम क्या है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका अणुभार कितना होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। एक और है KOH, इसका नाम और अणुभार दोनों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। देखें नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राम अणुभार, या जिसको बोलते हैं ग्राम अणु द्रव्यमान, इंग्लिश में कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अब अणुभार को अगर हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, अभी हमने देखा था ना, अभी हम आपसे बोलें कि चलो बताओ NH3 क्या कौन सी गैस है, अमोनिया, NH3 का अणुभार कितना है, तो आप बोलते हो NH3 में 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, N का परमाणु भार 14 होता है, H का 1 होता है, टोटल कितना है 17 होता है ना। तो अब हम NH3 का अणुभार 17 होता है, ठीक है। अगर हम बोलें 17 ग्राम, अणुभार 17 ही है मगर अब इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, ग्राम में कर रहे हैं। तो जब अणुभार को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, और या फिर इसको बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, ये वही है जैसा अभी अभी आपने ग्राम परमाणु भार देखा था, उसी तरह से देखा था कि 1 मोल यौगिक का जो भार होता है, 1 मोल यौगिक में कितने अणु होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार। ये एक अणु है, ध्यान रखना, जब हमने ग्राम में नहीं लिखा था तो ये कहलाता एक अणु का भार कितना है 17 AMU। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का भार कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट, या जिसको हम क्या बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हमने आपसे बोला CO2 का अणुभार कितना होता है, तो आपने कह दिया CO2 में एक C है, 2 ऑक्सीजन है, C का होता है 12, O का होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे 44 हो जाएगा। तो CO2 का अणुभार कितना हो गया 44। अब हमने उस क्वेश्चन पूछा CO2 का ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो आपने कह दिया 44 ग्राम। तो ये 44 ग्राम का मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणुओं का भार, अणुओं का परमाणु भार, अणुओं का भार कितना हो जाएगा 44 ग्राम। एक अणु नहीं है, इतने सारे अणुओं का जो भार है वो जुड़ करके कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो जब हम अणु भार को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम अणु भार या ग्राम अणु द्रव्यमान, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, पूरे 1 मोल का वेट रिप्रेजेंट करता है, या कहें तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं का टोटल वेट रिप्रेजेंट करता है ग्राम अणुभार या ग्राम अणु द्रव्यमान। तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इन सभी चीज़ों का यूज़ करना है। देखो ये तो थी बेसिक चीज़ें, मैंने आपको उदाहरण के द्वारा इस चीज़ों को समझाने की कोशिश करी है। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप यूज़ करोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो सोचो तो फिर यही चीज़ बोरिंग बन जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, बहुत अच्छे से सीखें। समझ में नहीं आता रिपीट करके देखें, 2 बार रिपीट करें, और थोड़ा सा किताब ज़रूर देखें। जब आप किताब देखोगे, किताब से समझोगे, तब आपको इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। न्यूमेरिकल जब क्वेश्चन करेंगे तो इन सभी में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आप सभी लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेजिएगा, लाइक कमेंट किया करिए तो अच्छा लगता है।
शेष मर्जी आपकी है, पढ़ाई आपको करना है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।